अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। खुशामदीद है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार पे। 11th स्टूडेंट्स के लिए आज मैं और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। होप सारे स्टूडेंट जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हैं उनको बड़े ही अच्छे से वॉच किया होगा, उनके नोट्स भी बनाए होंगे। और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हमने पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो एंड which gives us the definition of force basically. Newton's first law of motion, law of inertia, which gives us the definition of force, and Newton's second law, which gives F is equal to ma, basically gives the magnitude of force, in which we have defined momentum and impulse and all that terms. Let's have a look on today's topic, very important topic, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या आप इसको बोल सकते न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन के तौर पर अगर इसको हम देखें तो बहुत इजी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो अगर स्टेटमेंट पर जाएं, इसकी डेफिनेशन पर जाएं, स्टेटमेंट पर जाएं कि बेसिकली हाउ वी कैन डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड यू हैव आल्सो लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, in lower classes also, that every action has an equal and opposite reaction. So have a look. Every action has an equal and opposite reaction. And if you see, मैंने यहां दो टर्म्स का इस्तेमाल किया, वन एक्शन एंड रिएक्शन। बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय एक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय रिएक्शन। एक्शन वाला फोर्स की बात हो रही है, एंड रिएक्शन वाला फोर्स, और यहां पर भी फोर्स की बात हो रही है बच्चों। एक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। तो इसको आप खाली इतना नहीं लिख सकते, और अगर हम ब्रॉडली देखें टू एवरी एक्शन, अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड सेम फोर्स विल बी अप्लाइड दैट बॉडी ऑन यू। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट टू थिंग्स शुड बी very much clear to you, that two things which we have, one is action and one is reaction, and these are basically forces. और यहां पर एक्शन किसी बॉडी पर, so there are two objects. तो ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए, यहां पर दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स पर। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप एक्शन कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो अगर ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस पर रिएक्शन करेगा। तो गर्ज कहने का ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ठीक है, तो दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। दो बॉडीज, वेन एवर देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, देन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर विल बी देयर। तो वहां पर एक एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होना चाहिए। और यहां पर अगर इसको ब्रॉडली लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इन एन इंटरैक्शन। तो इसको नोट करिए, इन एन इंटरैक्शन, in an interaction
in an interaction between two bodies, in an interaction between two objects, in an interaction between two objects, force applied by one object, force applied by first on second is equal and opposite. Force applied by first on second is equal and opposite, to force applied by second on first. ये इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. In an interaction between two objects, let's have a look. In an interaction between two objects, suppose we have two objects, object A and object B. In an interaction, ध्यान से, in an interaction between two objects, force applied by one, force applied on second, ये A अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ऑन सेकंड इज इक्वल, अगर इसका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऐसे हैं तो इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट. फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी नंबर 2 बाय बॉडी नंबर A, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी नंबर B, ये लिखने का तरीका ऑन B बाय A, फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A is equal and opposite to force applied on A by B. This is Newton's third law of motion. For ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, for a single object this Newton's third law of motion is not applicable. For single, this law is applicable on two bodies should be there. So whenever there are two bodies, then this Newton's third law is applied. तो अगर आपको डे टू डे लाइफ में इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता, जैसे वी हैव अ बुलेट एंड अ गन. जब हमारे पास एक गन एंड बुलेट होता है, ये गोली पहले गन में होती है, तो जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे निकल जाती है, आगे गोली निकल जाती है, तो उस गोली पर एक्शन होता है. तो गोली की वजह से ये गन हमें पीछे धकेल देता है. अगर आपने मूवीज वगैरह में देखे होगी तो ऐसे करके ये पीछे चला जाता है, उसको बोलते हैं रिक्वाइल. तो रिक्वायरिंग वेलोसिटी उसको बोलते हैं. तो ये गोली आगे एक्शन, और गोली की वजह से ये पीछे हमारा कंधा जो पीछे की ओर होता है एज ए रिएक्शन. ये हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है. गन एंड ब्लड की हमारे पास एक एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, गन एंड बुलेट. लेट्स हैव अ लुक. आपने एक स्प्रिंग, अगर आपने एक स्प्रिंग दबाई होगी, ये एक स्प्रिंग है सपोज मेरे पास, और जब आप ऐसे इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करते हो, ऐसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे, और जब आप इसको हटाते हो तो आपके यहां पर एक निशान बना होता है, बना हुआ नजर आता है, और निशान हमें मिलता है. तो वो निशान एक्शन आप इस पर, तो हमें इस पर ये वापस भी इसने हमें एक रिएक्शन दिया होता है. ठीक है. तो सिंपल लफ्जों में हम बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है. और इसका एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे हम ढूंढे, उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. अगर अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ की एग्जांपल देखनी होगी तो वहां पर बुक्स पर एग्जांपल हमें मिलता है. तो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. बुक लाइंग ऑन टेबल, बुक लाइंग ऑन टेबल, यानी हमने टेबल पर एक बुक रखी हुई है, और इसको मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं. ये देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, ये बुक, ये बुक टेबल, ये मेरे पास एक टेबल है, ये वाला टेबल. ठीक है. ये बुक जो है, ये बुक टेबल पर नीचे एक फोर्स लगाएगी, जो इसका फोर्स होगा, उस फोर्स को एक्शन ये टेबल पर नीचे करेगा,
और उसको मैं लिखने की कोशिश कैसे करता हूं, ये मैं लिखूंगा कैसे, फोर्स अप्लाइड ऑन बुक बाय, फोर्स अप्लाइड ऑन टेबल बाय बुक। ये देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन टेबल, ये बुक की वजह से टेबल पर फोर्स नीचे लग रहा है। टेबल किसने लगाया, बुक ने, तो पहला वाला टेबल है, दूसरा बुक। और टेबल बी एज अ रिएक्शन, इसकी इस बुक पर टेबल बी वापस, क्योंकि यहां पर मैंने बोला वेन एवर देयर आर टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी। दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक टेबल है एक बुक है। तो बुक पर टेबल जो फोर्स लगाएगा उसको लिखेंगे फोर्स ऑन बुक बाय टेबल, तो इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे और इसको बोलेंगे रिएक्शन आर, यानी ऊपर वाला, ऊपर रिएक्शन और नीचे एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मसला ये है कि अब इस बुक पर ये क्या हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे, ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन, दो अलग अलग बॉडीज हैं, ये एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी चीज को देखा जाए तो मुझे बताइए इस बुक पर कितने फोर्सेस लगते हैं। इस बुक पर फोर्स लग रहे हैं नीचे, टेबल से, टेबल इसको ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो एक ही फोर्स अगर इस पर लग रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बुक ऊपर की ओर आनी चाहिए, ऊपर चलनी चाहिए। ऐसे क्या ये बुक उठती है, नहीं। तो सेम बात है, इफ अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ऊपर, अगर एक सिंगल फोर्स इस बुक पर लग रहा है तो ये ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर समझने की बहुत जरूरत है हमारे पास, कि कैसे हम इसको समझा सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इस बुक पर खाली एक फोर्स लग रहा है, दैट मींस इसके ऊपर तो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो मैंने बोला कि ये ऊपर जाना चाहिए। क्या बुक वाकई ऊपर जाती है? नो, बुक ऊपर नहीं जाती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई और एक फोर्स है जो ऊपर वाला, जो टेबल बुक पर लग रहा है उसको कोई बैलेंस कर रहा है, कोई और फोर्स, इसी वजह से ऊपर नहीं जाती। अब ध्यान से देखिए, इस बुक पर खाली एक फोर्स ऊपर वाला जो टेबल लगा रहा है खाली वो नहीं लगता, तो अर्थ की वजह से नीचे इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसका वेट नीचे लग रहा है, तो अर्थ की वजह से इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है mg। तो इसका मतलब यह है कि इस बुक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है टेबल की वजह से ऊपर और दूसरा अर्थ की वजह से नीचे, और ये mg और ऊपर वाला फोर्स जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और इसीलिए बुक टेबल से नहीं उठती है ऊपर, क्योंकि नीचे इसको कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब और एक बात समझने वाली है कि इस टेबल पर, टेबल की बात कर रहा हूं, इस टेबल पर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से, इस बुक की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर इसके ऊपर भी सिंगल फोर्स लग रहा है तो ये टेबल नीचे क्यों नहीं आता? तो यहां पर एक चीज, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते हैं, तो हम यहां पर ये नहीं बोल सकते हैं। तो अब इस पर, टेबल पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अब ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या बोला आपको कि ये बुक की वजह से अगर इस टेबल पर नीचे अनबैलेंस्ड फोर्स, सिंगल फोर्स अगर लगेगा तो ये टेबल नीचे क्यों नहीं आता। अब ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टेबल बेसिकली कहां पर है, ये टेबल ग्राउंड पर है। अब ध्यान से देखिए, तो ये टेबल जो है, ये टेबल ग्राउंड पर नीचे एक फोर्स लगा रहा है, F ऑन ग्राउंड बाय टेबल, और ये एक्शन हो गया ग्राउंड पर, और एज अ रिएक्शन ग्राउंड इस टेबल पर और एक फोर्स लगाया, फोर्स ऑन टेबल बाय ग्राउंड। देखिए, ये एक्शन और ये एज अ रिएक्शन ऊपर मिल रहा है इसको। टेबल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उस पर भी एक्शन, और दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में फोर्सेस बराबर है। अब ध्यान से देखिए, तो इस टेबल पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? टेबल पर एक तो बुक की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, और उसी टेबल पर ग्राउंड की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है। अब टेबल पे मोशन होगा कि नहीं होगा,
या टेबल पर बुक में ऊपर मोशन होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। और बॉडी का मोशन में आना इस बात पर एक्शन रिएक्शन पेयर पर डिपेंड नहीं करता। एक्शन रिएक्शन पेयर तो लगना ही लगना है, लेकिन अब बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी, बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि बॉडी जो है तो चलेगी कि नहीं चलेगी, वो तो फोर्स के बैलेंस या अनबैलेंस, अगर फोर्स होंगे अनबैलेंस होंगे तब चलेंगे। तो इसका मतलब है यहां पर अगर टेबल की बात करें, टेबल पर एक बुक की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है और ग्राउंड की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों बैलेंस हो गए, इसीलिए टेबल नीचे नहीं आता। और दूसरी बात, बुक ऊपर क्यों नहीं जाती है, बुक पर एक टेबल की वजह से लग रहा है और दूसरा इसका वेट ग्राउंड की वजह से लग रहा है, दोनों इक्वल हो गए, तो इसीलिए ये ऊपर नहीं जाते, बैलेंस हो गई। तो आप हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक पतला सा टेबल और नीचे हम वेट बहुत ज्यादा रखेंगे और यहां पर हम एक नरम वाला ग्राउंड रखेंगे, तो इसको हम इस टेबल को ऐसे बनाएंगे, ऐसे शार्प नीचे करेंगे, तो अगर ज्यादा वेट बढ़ाएंगे, जब तक इसको यहां से फोर्स नहीं मिलेगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं मिलेगा, तब तक ही नीचे होता हुआ आपको नजर आएगा, तब तक जब तक ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। तो बॉडी का चलना या ना चलना एक्शन रिएक्शन पेयर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्सेस बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, ये हमें एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब हम इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी कब मूव होगी, कब अनबैलेंस्ड पर, और एक्शन रिएक्शन पेयर पर क्या वाकई इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है। चलिए, ये मैंने एक कार ले ली, इसको हम सी से लिखेंगे, और ये एक मैन इस कार के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो मैन है ये कार को ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे आगे की ओर चलाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स। तो ये वाला फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा, तो ये किसने लगाया, फोर्स किस पर लगाया, कार पर, किसने लगाया, मैन ने। तो ये एज ए एक्शन हो गया ऐसे। ठीक है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन ये कार देगा। तो ये इस मैन के ऊपर ये कार इसकी वजह से पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स अप्लाइड बाय कार ऑन द मैन, फोर्स अप्लाइड ऑन मैन बाय द कार। तो इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे एक्शन और ये ऐसे रिएक्शन हमें मिलेगा, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर बनते हैं। और यहां पर रिमेंबर ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहां दो बॉडीज है, एक मैन अलग से बॉडी है और कार दूसरी बॉडी है, और यहां दो अलग अलग बॉडीज हैं, इन पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। अब आगे इसमें क्या करना है कि अब आपको बताना है कार पर, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहां बनते हैं, मैन कार पर और कार मैन पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं। और जितना ही इस पर फोर्स लगाए तो कार इसके ऊपर वापस फोर्स लगाएगी। तो अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो कार मूव क्यों करेगी, क्यों चलेगी कार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इफ यूर इक्वल एंड अपोजिट, तो जब ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये इन दोनों आपस में बैलेंस करेंगे, तो कार मूव क्यों करेगी, इस पर ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको ये बोला है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने से मोशन को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मोशन को डिसाइड करेगा, कार मूव होगी कि नहीं होगी ये बताएगा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए तो वो डिसाइड करेगा मोशन ऑफ द कार। लेकिन अब इस कार पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने फोर्सेस लगते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमें देखना है इस अकेली कार पर कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, ये वाला फोर्स तो मैन पे लग रहा है, और ये वाला फोर्स तो कार पे लग रहा है। अब आप देखिए, इस कार पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, कार पर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना। तो कार पर अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो ये बैलेंस्ड है, तो इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर, देखिए अगर ये फोर्सेस तो दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, तो एक्शन रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल आउट कर सकते,
क्योंकि आप बोल रहे हो ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ये इक्वल एंड अपोजिट, खत्म बात, गाड़ी नहीं चलेगी। नो, गाड़ी पर देखना है उस अकेली गाड़ी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, क्या वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ये तो मैन पर लग रहा है, ये वाला गाड़ी की वजह से तो मैन पर फोर्स लग रहा है, और गाड़ी पर जो फोर्स लग रहा है वो मैन की वजह, और मैन पर जो फोर्स, ये तो दो अलग अलग बॉडीज है। तो जब फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पर लगेगा वो कभी भी कैंसल आउट नहीं हो जाएगा। अब आपको देखना है इस सिंगल कार पर कितने फोर्स लग रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इस सिंगल कार पर तो मैन की वजह से एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा फोर्स इस कार पर यहां फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। तो ध्यान से में देखिए, आपको सिंगल बॉडी पर देखना है कि क्या वाकई में सिंगल बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कैंसल आउट होते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, मैन गाड़ी पर और गाड़ी मैन पर, ये दो अलग अलग बॉडीज है, दे विल नेवर कैंसल आउट ईच अदर। तो फोर्सेस कब कैंसल होते हैं, कब देखेंगे बैलेंस हो रहा है नहीं बैलेंस हो रहा है, वो तो एक सिंगल बॉडी पर हमें देखना है, और यहां हम सिंगल बॉडी कार मूव होगी कि नहीं होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो कार पर तो एक फोर्स लग रहा है, इधर एफसीएम जो कार को मैन की वजह से लग रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। अब अगर ये दोनों, अब देखिए, अगर मैन ने इसके ऊपर 100 फोर्स लगाया, और अगर फ्रिक्शन भी अपने आप को डेवलप करता है 100 अपोजिट, आपको पता है मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, मैं आगे भी बोलूंगा आपको। अगर फ्रिक्शन भी डेवलप हो गया, फ्रिक्शन भी 100 मिला, तो इधर 100 इधर 100 दोनों बैलेंस आउट हो गए, देन द कार विल नॉट मूव, बिकॉज एक ही बॉडी पर फ्रिक्शन भी लग रहा है उसी बॉडी पर, और ये वाला मैन भी कार पर उतना ही फोर्स लग रहा है, सिंगल बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो अगर ये दोनों बैलेंस है तब हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अब मैंने 100 की जगह 110 लगाया, तो फ्रिक्शन भी 110 लगेगा। कैसे लगेगा, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ये अभी आप लोगों ने नहीं, आगे मैं आपको बोलूंगा। फिलहाल सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, और हम इसको लिमिटिंग भी बोलते हैं, इसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। अगर इसने उस लिमिट, फ्रिक्शन के लिमिट को पार कर दिया, जितना फ्रिक्शन की ताकत है अपोज करने की, अगर उसके पार इस मैन का फोर्स हो गया, तो डियर स्टूडेंट दिस कार विल मूव, दिस कार विल मूव, तभी मूव। तो याद रखिए, कंक्लूजन, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, दो बॉडीज पर लगने वाले फोर्स कभी कैंसल आउट नहीं होंगे, एक बात तो ये। तो अगर आपको देखना है फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो वो एक सिंगल बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं आपको, दो अलग अलग बॉडी पर नहीं देख सकते। तो दो अलग अलग बॉडीज पर नहीं, एक सिंगल बॉडी पर देखो कि फोर्स अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस है तो गाड़ी नहीं चलेगी, बॉडी मूव नहीं होगी, और अगर अनबैलेंस्ड है तो वो बॉडी मूव हो जाएगी। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।